गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, आपसे पूछ रहा है, मतलब महासागर से रिलेटेड नहीं है। जैसे धाराएं, ज्वार भाटा और तरंग, ये तीनों क्या है, महासागर से रिलेटेड है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप। परावर्तन जो है वो महासागर से रिलेटेड नहीं है। परावर्तन क्या है, प्रकाश का एक क्वालिटी है जो किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो चाय जनजाति है वो है कहाँ का, वो असम का है, यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ये चाय जनजाति कौन सा जो है लोक नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है, झूमुर लिखा हुआ है। तो झूमुर जो है ये क्या है, लोक नृत्य है, कहाँ का, असम का, और किसके द्वारा किया जाता है, वहाँ की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आप, उर्वशी बुटालिया, इन्होंने लिखा है ये बुक। कौन सा, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, किसने लिखा है, उर्वशी बुटालिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन एक संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा है। तो याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सहस्त्रपाद, यानी कि जिनके क्या हों, एक से अधिक पैर हों, है ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थ्रोपोडा बोलेंगे। और याद रखिएगा, जो सहस्त्रपाद है वो आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर लंबा और खंडयुक्त तथा काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है। ठीक है, चलें, इनका हर एक हड्डी का जो जॉइंट होता है वो दो पैर से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको सहस्त्रपाद बोला गया। ये क्या है, आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारतीय, यहाँ यह छुपा मिस हो गया था प्रिंट के कारण से, भारतीय सेना दिवस होगा, कब मनाया जाता है। याद रखिए, भारतीय सेना दिवस का मतलब यहाँ पर थल सेना से है, तो याद रखिएगा थल सेना जो है जनवरी माह के 15 तारीख को हर साल मनाया जाता है। तो 15 जनवरी क्या है, भारतीय सेना दिवस कह लीजिए, भारतीय थल सेना दिवस कह लीजिए, या आर्मी दिवस कह लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आए थे। याद रखिएगा, इंडिया में दो वॉर में हमेशा कहता हूँ, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी जो आपका हुआ था 1757 में, उस समय जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 से पहले का कोई कार्यकाल देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा है, तो 1743 नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए, आपको हिंदी में यहाँ नज़र आ रहा होगा कब्जा संधि, अचल संधि, धुराग्र संधि। यहाँ संधि का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे जोड़ की बात कर रहा है। ठीक है, बोन्स के ज्वाइंट के बारे में बात कर रहा है, और बोन्स का ज्वाइंट जो होता है वो दो चार प्रकार का होता है, उसमें से आपको कह रहा है। जैसे कब्जा का मतलब हिंज मैंने बताया था आपको, तो कंधा वैसा जोड़ नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, आंसर होगा धुराग्र संधि कहते हैं। सिर और गर्दन वाले ज्वाइंट को क्या कहते हैं, धुराग्र संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। देखिए, इस परियोजना का नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, सॉरी ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप, केन बेतवा परियोजना जो है ये क्या है आपका, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। कौन सा, केन बेतवा परियोजना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्र यंत्र है। तत्वाद्र यंत्र का मतलब हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब जिसमें धागा हो। जैसे गिटार क्या है, एक तत्वाद्र यंत्र है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बारे में कह रहा है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, जंतर। ये क्या है, यह एक तत्वाद्य यंत्र है, याद रखेंगे, जंतर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आई होप सो आपको पता होगा, ये 1939 की घटना है। ठीक है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए आपको नज़र आ रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो त्रिपुरा वाला जो अधिवेशन था 1939 का, उसमें वो जीते थे, और उसके बाद भी उन्होंने गांधी जी के प्रेशर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक। देखिए मैंने आपको बताया था कि समष्टि और व्यष्टि दो अर्थशास्त्र है, जिसको समष्टि हो गया मैक्रो और व्यष्टि हो गया माइक्रो। तो आपसे यही पूछ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं या फादर हैं वो कौन है। ऑप्शन में देखिए क्या है, पॉल सैमुएल्सन, जॉन मेनार्ड किन्स, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जॉन मेनार्ड किन्स जो हैं वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। और ऐसे इकोनॉमिक के फादर कौन है, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए आपको गलत पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ऊँट क्या है, जो रेगिस्तान का क्या है, जहाज कहा जाता है। और ऊँट क्या करता है, एक बार में ढेर सारा पानी स्टोर करता है और फिर वो लंबे समय तक पानी नहीं पीता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे कि उसे पसीना बहुत आता है। अगर उसको पसीना बहुत आता तो वो पानी स्टोर करके बॉडी में नहीं रख पाता। तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने 1 या 2 सेट पहले भी ये बताया था आपको कि सबसे पहले याद रखिएगा कि महात्मा गांधी 1 वर्ष तक यात्रा पे निकले हुए थे, किसके कहने पर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं जीके गोखले, उनके कहने पर उन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की थी। चलते हैं हम लोग, अब हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको बी नज़र आ रहा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यही क्या होगा, आंसर होगा। इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की स्थिति को जानने के लिए निकले थे। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु भी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया था, ये कब दिया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो पहला बैठक था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, 1946। फिर इसमें क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था संविधान सभा का। और इसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, देखिए ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा होगा, इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था, जिसको बाद में क्या बना दिया गया, प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया, यानी एक तरह का कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1990, 1990। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। 1990 से जो है कबड्डी को, जो भारत का एक प्रमुख गेम है, एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी। याद रखिएगा ये कम्युनल रिवॉर्ड जो उन्होंने दिया था 1932 में, उसके विरोध में उन्होंने हड़ताल कहाँ किया था, ऑप्शन सी, यरवदा जेल में किया था। और यहीं पे फिर मदन मोहन मालवीय यानी कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ है, जिसको पूना पैक्ट कहा। यरवदा जेल पूना में है, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे। तो याद रखिएगा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी बनाया गया था 1928 में, सामन कमीशन जब वापस लौटे थे तो उन्होंने बताया था कि सब लोग मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। उस समय एक छोटा सा जो है संविधान बनाया गया था। उस समय इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आ रहा है। इस संविधान सभा में भारत को एक अधिराज्य माना गया था, तो इसी को फिर डिनाई करके जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस का मेन टारगेट क्या रखा था, स्वराज रखा था। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच में लड़ी थी। याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब से कब तक था, तो 1939 से कब से हुआ था, 1945 तक तो हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या हुआ, एटम बम गिराया गया था। तो वर्ष 1944 है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इम्फाल की लड़ाई किससे हुई थी। तो आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापान का हेल्प लेके और इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई किया था, वो है इम्फाल। और इम्फाल में लड़ाई हुआ है किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, किसके साथ, जापान के साथ। तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जापान। याद रखिएगा इम्फाल किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है कौन, इम्फाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा है। अनुगुल है, बौद्ध है, बालनगीर है और कोरापुट है। आंसर क्या होगा? कोरापुट। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो शीर्ष स्तर की संख्या कह रहा है और भारत के लिए कह रहा है, मतलब एक राष्ट्रीय लेवल का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। राष्ट्रीय आवास बैंक को स्थापित किया गया था शीर्ष संस्था के रूप में। और कब किया गया था? 1987 में। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा, ओलंपिक में जो गोल्फ हुआ है उसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाली महिला का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। अदिति अशोक वो हैं जो कि भारत की तरफ से ओलंपिक में गोल्फ खेलने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए, खरीफ पूछ रहा है आपसे, तो याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी जो मूंगफली है ये क्या है? एक खरीफ का फसल है। रबी फसल उसको कहते हैं जो अभी जिसकी बुआई हो रही है, जैसे आपका गेहूं हो गया, कद्दू हो गया, मटर हो गया, ये सब अभी के सीजन में डाला जा रहा है। खरीफ फसल उसको कह रहे हैं जिसका कि जून जुलाई में बुआई होता है। चलें आगे, गर्मी के दिनों में सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हो गया? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर क्या है आपका? सही है, जिसको कि बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच में पूना पैक्ट हुआ। देखिए, अभी जस्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि यरवदा जेल में गांधी जी ने जो है अनशन किया था दलितों को अलग से वोटिंग सिस्टम से बचाने के लिए। तो फिर बाद में थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकाला गया था और महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था आपका पूना पैक्ट। तो 1932 की घटना है। ऑप्शन नंबर डी 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अपस्मार यानी कि मिर्गी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इपिलेप्सी, से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखिएगा, जब मिर्गी आता है लोगों को तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं रह जाती है। तो आपसे पूछ रहा कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? मस्तिष्क प्रभावित होता है मिर्गी बीमारी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम पहले तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि मध्य प्रदेश है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कहाँ से है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका उद्गम मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा जिला है? शाहडोल जिला। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी में। शाहडोल जिला की पुष्पराजगढ़ तहसील की अमरकंटक की पहाड़ियों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है ये शाहडोल जो है। ये आप याद रखेंगे, ये क्या है? जिला है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो आपने देखा होगा रुपया का एक सिंबल है ये वाला आर की तरह। इस सिंबल को कब अपनाया आरबीआई ने? इस सिंबल को अपनाया है 2010 में। ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा इस सिंबल को बनाने वाले का क्या नाम है? बनाने वाले का नाम है उदय कुमार। ठीक है। इस सिंबल को किसने बनाया है? उदय कुमार ने बनाया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे हिल पैलेस जो संग्रहालय है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है हिल पैलेस संग्रहालय, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में कितने से कितने के बीच में है? तो याद रखेंगे लगभग 4,000 से 12,000 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा होगा। 4,000 डॉलर से 12,000 डॉलर के आसपास जो है पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलें आगे। ये क्वेश्चन 2019 का है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा भारत में पीर बुधान का मेला जो है वो एमपी में लगता है। कहाँ लगता है? एमपी के शिवपुरी जिले में पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आप सभी को पता होगा कि जब 123 की बात कर रहे हैं हम और अध्यादेश के बारे में बात कर रहे हैं तो अध्यादेश का मतलब हो गया ऑर्डिनेंस। ठीक है, और ये शक्ति किसको है? ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, राष्ट्रपति के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगर मान के चलिए राज्यपाल भी ऑप्शन में रहता तो याद रखिएगा राज्यपाल के लिए जो आपका अध्यादेश का पावर है वो किस में रहता, 213 में रहता, अनुच्छेद 213 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो देखिए चारों ऑप्शन में चारों का चारों क्या है आपका, अलग अलग जगह पे होने वाला टेनिस का टूर्नामेंट है, जो मुख्य टूर्नामेंट होता है, हर साल 4 होता है। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया। ये जो विंबलडन है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ होता है, ये यूके में होता है, यूके मतलब ब्रिटेन में होता है। तो ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी सबसे भारी गैस है। तो देखिए आपको पता होगा, आपने अक्रिय गैस सुना होगा 18वें नंबर ग्रुप में, नीचे ऊपर से नीचे, उसमें रेडॉन जो है वो सबसे भारी होगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, एटॉमिक नंबर 86 है। जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम ये क्या है, बहुत नज़दीक है, अप टू 20 में ही सारा का सारा सिमट जाता है। तो एटॉमिक वेट इसका सबसे ज़्यादा होगा रेडॉन का। नेक्स्ट है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने यानी कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। देखिए विरासत का मतलब क्या होता है कि आपको जो मिला, अगर मान के चलिए कि 3 भाई है तो तीनों भाई में बांट दिए, वो एक अलग सिस्टम हो गया। ठीक है, और दूसरा एक सिस्टम हो गया कि जो मिला हम तीनों भाई लड़ लें और जो लड़के जीता वही क्या हो गया, विजेता हो गया। तो ये जो सेकंड नंबर मैंने बोला, इसको बोलते हैं सहदायिक विरासत। ठीक है, तो मुगलों ने किसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, ऑप्शन नंबर बी को। आपने दारा सिको और हुमायूं के बीच में लड़ाई सुना होगा, है ना, वो लड़के जीते और जो जीता वो राजा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सहदायिक, ये सही होगा। नेक्स्ट, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। वंस मोर, नगर निगम का मतलब मेट्रोपॉलिटन हो गया, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है, महापौर यानी मेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, मेयर करेगा। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में सरकार किसकी, ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार की। याद रखिएगा, यही है लगभग लगभग पिछले कई सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, यानी कि जो मृदा का निर्माण होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है, इसमें कौन सा है जो उसमें हेल्पफुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, इसकी भूमिका नहीं है मृदा निर्माण में। बाकी जलवायु कारक है, जनक सेल की प्रकृति है, कार्बनिक सामग्री की भूमिका है, तीनों का तीनों है। कार्बनिक का मतलब ऑर्गेनिक, अकार्बनिक का मतलब इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नया सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था। तो याद रखिएगा, ये नगर कहाँ है, दिल्ली में है, और दिल्ली में क्या है, सीरी का किला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ये सीरी क्या उस नगर का नाम रखा जहाँ पे सैनिकों के लिए अलग से नगर बसाया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसका नाम क्या था, सीरी था। याद रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को और क्यों हम लोग जानते हैं, तो भारत में या एशिया का प्रथम व्यक्ति जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ये जो सभा होता था उसको धर्मशालाएं कहते थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 42, कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया। नार्को का मतलब हो गया आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि ज़्यादा नशीली चीज़ों का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो नार्को स्टेट कौन सा है इन चारों में, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रहा होगा, कौन है, सीरिया जो है वो नार्को स्टेट बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। याद रखिए, क्वेश्चन करंट का है, आप इसको छोड़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर है 10,900 करोड़ से असम को इन्होंने प्रोवाइड किया है पैसा।
ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो ऑप्शंस नंबर डी आप देख सकते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है किसने? भारतीय हाई कमीशन ने। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज जीता है ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तेलंगाना में जो है 125 फीट ऊंचा कांस्य जो है प्रतिमा बना है बी आर अम्बेडकर का, किस शहर में बना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, हैदराबाद में बना है। कहाँ बना है? हैदराबाद में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो याद रखिएगा, ये आयोजित हो चुकी है और कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है। G20 की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल किसकी? कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व चकास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, चकास रोग दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल को मनाया जाता है चकास रोग दिवस। यह एक क्या है? जानलेवा बीमारी है। चलें आगे, जो बेसिकली हार्ट और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? आप ये वर्ड याद रखिएगा, बालिकातन। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, कौन? अमेरिका और फिलीपींस, इन्होंने शुरू किया है कौन सा अभ्यास? बालिकातन नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, और फिलीपींस की अगर राजधानी बोलेंगे तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी? मनीला, ये याद रखेंगे, फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में, तो देखिए कजाकिस्तान की राजधानी ही है कौन? अस्ताना, ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा, स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा, अमन सहरावत ने जीता है। किसने जीता है? अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है का मतलब हो गया इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम लोग इनपुट कर सकते हो। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, स्कैन करके हम डेटा को कंप्यूटर तक ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो देखिए, जैसे ही कमजोर दृष्टि बोला मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होगा? वर्ण अंधता होगा और आंखें क्या होंगी? कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र के योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे, 2018 में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के बारे में कह रहा है। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो ये है आपका योरहेई सासाकावा। कौन है ये? योरहेई सासाकावा को मिला है क्या? गांधी शांति पुरस्कार 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? देखिए क्वेश्चन भी रिपीटेड है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बेवर होगा। क्या होगा? बेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो देखिए आपसे सीधा सीधा कह रहा है, कैसा वायरस? दस्तावेज वाला वायरस है। तो आंसर क्या होगा? आंसर जिसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मैक्रो वायरस कहते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो याद रखेंगे, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए।
इसका मतलब होता है मृतोपजीव, ठीक है, मृतोपजीवी। इसका मतलब हो गया कि वैसा जीव जो कि मरे हुए चीज़ों को खाता है, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटा। तो आपसे कह रहा है कि ऐसा कवक बताइए जो सेप्रोफाइट्स है, मतलब जो मरे हुए चीज़ों को खाकर अपना जीवन गुजारता हो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पेंसिलियम, ठीक है, पेनिसिलिन भी कह सकते हैं। चलते हैं आगे, ये क्या है? सेप्रोफाइट है। नेक्स्ट है 1 EB किसके बराबर है? देखिए, जब आप स्टोरेज की क्षमता की बात करेंगे तो आपने TB तक सुना होगा, टेराबाइट तक सुना होगा। टेराबाइट का मतलब होता है 10⁻12। इसके बाद क्या होता है? पेटाबाइट होता है, PB यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। पेटाबाइट का मतलब हो गया 10⁻15, ठीक है। पेटाबाइट के बाद क्या होता है? पेटाबाइट के बाद होता है एक्साबाइट होता है। एक्साबाइट का मतलब होता है 10⁻18, ठीक है। तो पेटाबाइट जो है यानी 10⁻18 है, वो 1024 पेटाबाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में, रियर व्यू का मतलब पीछे देखने वाले मिरर के रूप में, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमको पता है अवतल का मतलब इस तरह से ढका हुआ और उत्तल का मतलब इस तरह से। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ? वाहन के रियर व्यू मिरर में, ठीक है, पीछे देखने वाले दर्पण में। नेक्स्ट है, किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? देखिए, हमको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं 273 केल्विन। तो 273 में क्या करेंगे? 4 और जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे? 4 और ऐड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आ रहा होगा, 277 केल्विन पे जल का घनत्व तो क्या होगा? अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज। क्षितिज का मतलब हो जाता है जब सूर्य या तो उदय हो रहा हो या अस्त हो रहा हो, के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने के सक्षम होने के बीच का समय अंतर कितना है? तो याद रखिएगा, ये कह रहा है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तब हमको सूर्य दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है, यानी कि सूर्यास्त 2 मिनट पहले हो जाता है, सूर्योदय भी 2 मिनट पहले बाद होता है, हम लोग को दिखता है, और सूर्यास्त भी 2 मिनट बाद होता है, पहले हो जाता है, हम लोग को दिखता है। तो डिफरेंस क्या है? 2 मिनट है। मैं फिर से बता दूं कि शाम के समय जो है वो सूर्यास्त हो चुका होता है, हम लोग को 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है सूर्य, ठीक है। और जिस समय सूर्योदय होता है उस समय भी हम लोग को 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, ठीक है, शाम में 2 मिनट बाद और सुबह 2 मिनट पहले। तो आंसर क्या होगा? 2 मिनट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो देखिए, ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टानें हैं, जिसको इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के बाद जो आता है चट्टान, उसको अवसादी कहते हैं, जिसको कि सेडिमेंट्री कहते हैं। और उसके बाद फिर ये जो अवसादी चट्टानी है फिर पुनः परिवर्तित हो जाता है, किसमें? कायांतरित में हो जाता है, जिसको कि मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। 3 प्रमुख प्रकार के चट्टानें हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान होगा। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीन भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा, GSLV द्वारा लॉन्च किया गया है, सॉरी, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया GSLV वाहन पर भू स्थिर संचार उपग्रह का मतलब पृथ्वी के साथ साथ उसका रोटेशन घूमता है। तो किसको लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है GSAT-7 पे। GSAT का मतलब जियो सैटेलाइट कहते हैं इसको। याद रखिएगा, ये जो भू स्थिर संचार उपग्रह है ये पृथ्वी पे 35,000 किलोमीटर के हाइट पे होता है जनरली। कितना? 35,000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, यानी कि बाहरी वॉल किसका? सेल का। तो याद रखिएगा, जब कोशिका की बात कर रहा है तो और ह्यूमन की बात करेंगे तो आएगा कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा, कोशिका झिल्ली, जिसको कि प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये जो है बाहर वातावरण से रोकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? यानी सीधा सीधा कह रहा है कि डेटा को बचाना है। संरक्षण का मतलब डेटा को बचाना है। तो डेटा को बचाने के लिए क्या आप यूज़ करते हैं? तो डेटा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, क्लियर।
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये चारों का चारों क्या है, आपका एलिमेंट है। तो इन चारों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम चीज़ों में पाया जाता है? तो वेरी गुड, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? वंस मोर देखिए, इनपुट आउटपुट आ गया, और इस बार इनपुट क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, जो माउस है ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? पौधे को खाने वाले शाकाहारी, पशुओं को खाने वाले मांसाहारी, दोनों को मिला दीजिए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होगी, रैम या रोम में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। रोम है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, रैम। और ये क्या है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, विसरण के द्वारा क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। बेसिकली जो डिफ्यूज़न है, बेसिकली विसरण का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो गया। तो डिफ्यूज़न कौन सी प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है, तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से पार कराना है, इसी को विसरण बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे इसमें किसे सम्मानित किया गया है, ओम पुरी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ पे, बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि करंट का नहीं है, स्टैटिक हो गया, बट फिर भी नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है नीता अंबानी ने महिला दिवस के अवसर पे? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, हर सर्कल, क्या कहेंगे, हर सर्कल कहेंगे। एच ई आर हर वाला हो गया, फीमेल के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा हर सर्कल, ये नीता अंबानी ने स्टार्ट किया 2021 में। अच्छा, ये आपसे पूछ दे कि महिला दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 6 जून, 6 मई, 3 जून और 4 मई। आंसर क्या होगा, याद रखेंगे विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। कब मनाते हैं, 3 जून को मनाते हैं। आप ऐसे समझिए, ऐसे गोल साइकिल क्या है, इसको हमने कट कर दिया तो ये 3 बन जाता है, तो वैसे 3 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WTO एक वैश्विक संगठन है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका कह रहा है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो गलत है। अभी मैंने कहा WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बात समझे। और WTO का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1995 में हुआ है। और WTO से पहले ये संस्था गेट थी, GATT। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था। तो 2021 में रिपब्लिक डे के बारे में कह रहा है, किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू ने दिया था उस समय ये अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखेंगे मंत्री परिषद का गठन के बारे में कह रहा है, कौन नहीं कर सकता है? तो स्थानीय सरकार के मंत्री, यानी कि जो अदर स्टेट के मंत्री हैं, वो क्या होगा, मंत्री परिषद का गठन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2021 में हुई। ये आप ध्यान में रखेंगे कि तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आप। ये क्या कह रहा है, इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण देना है। ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। ये ध्यान में रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
20 से 30 तक का जो डेटा है वो क्या है आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कौशल भारत के तहत कुल पेशेवरों को एक मजबूत समुच्च यानी पुल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया है, ये सही है। देश भर में 600 जिलों में शुरू किया गया है, ये भी सही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 78। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, ये डेट याद रखिएगा आप। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत था या गलत है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, देखिए ये आपका क्या है गलत है। जो चंद्रयान 2 था ये क्या था, दक्षिणी ध्रुव पे जाने का इसका टारगेट था। क्लियर। बाकी इसके क्वेश्चन को देखें तो ये इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था, सही है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है। ऑर्बिटर लैंडर रोवर को एक साथ ले गया था, ये भी क्या है सही है। तो चंद्रयान 2 के लिए जो गलत है उत्तरी ध्रुव की खोज करना, ये आपका क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका गलत है। तो ये हमारे सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेट में मज़ा आ रहा हो। आप सबों का यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।